के तौर पर इसको समझा रहा हूं, बाद में मैं इसके बारे में बाकी चीजें बताऊंगा। तो मैंने आप क्या करेंगे, देखो अगर मैं होता, मुझे पता लगता, मैं एक राज्य का सीएम होता, मुझे पता लग रहा है कि मेरे राज्य के अंदर पैसा आ गया बहुत ज्यादा, तो मैं सबसे जरूरी काम क्या करता, मैं एक बहुत तगड़े लेवल का काम करता, मैं नोटबंदी कर देता। अगर नोटबंदी करूंगा तो नोटबंदी करने से क्या होगा, जिसके पास जो पुराने पैसे हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और जैसे ही पुराने पैसे खत्म होंगे तुरंत उसी स्थिति में नए पैसे जो मेरे द्वारा दिए गए हैं वो पैसे मार्केट में पुरानों की जगह लेंगे, तो जिसके पास एक्स्ट्रा रुपया पहुंच गया है मैं उसको भी कंट्रोल कर सकता हूं। तो मुझे यहीं पर समझ में आता है इस चीज को संभालने का तरीका क्या था। इस चीज को संभालने का तरीका बहुत साफ था, हम नोटबंदी कर दें, तो यहाँ नोटबंदी कर दी गई। तो यहाँ दूसरा पॉइंटर जो विवादास्पद निर्णय है, पहला ये, दूसरा ठीक है, इस चीज के मामले में सुधार लाने के लिए इसने क्या काम करा, काउंटर फीटिंग कर दी, या एक तरीके से कहें तो यहाँ पर इसने टोकन करेंसी जारी कर दी, इसने टोकन करेंसी जारी करी, इसने टोकन करेंसी जारी करी, टोकन करेंसी जारी करी, जारी करी, इशूड टोकन करेंसी, और पुराने नोटों को बंद कर दिया, डिलिमिटाइजेशन कर दिया, इशूड टोकन करेंसी, इसने टोकन करेंसी जारी करी है। अब देखो समय की विडंबना, देखो समय की विडंबना देखिए कि इसने क्या करा है, इसने टोकन करेंसी जारी करी है, और टोकन किसके बने हुए हैं, कुछ टोकन तो तांबे के बने हैं और कुछ टोकन बने हैं चमड़े के। तो इसने जो टोकन करेंसी जारी करी है वो किसकी बनी हुई है, कुछ तो बनी है कॉपर की और कुछ बनी है लेदर की। अब उस समय में लेदर और कॉपर दोनों ही लोगों के पास मौजूद था, इसने दिमाग तो वाकई में अच्छा लगाया था, अच्छे से अच्छे इकोनॉमिस्ट भी इतना ही दिमाग लगा पाते, आपके जैसा ही समझदार था ये भी। फिर लोगों ने इसका मूड कैसे बनाया, लोगों ने इसको लपेट दिया कि लोगों ने नकली नोट बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल था। अच्छा एक बात बताओ, कल को अगर गवर्नमेंट प्रिंट आउट करके नोट देने लगे तो क्या आप लोग, भाई आप लोग नोट नहीं छाप सकते घर पे, एक प्रिंटर लाके आप भी नोट छाप सकते हो, अगर गवर्नमेंट कल को प्रिंट आउट करके नोट देने लगे क्यों नहीं छाप सकते, छाप सकते हो। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे टोकन करेंसी बनी तो भैया लोगों ने नकली नोट छापने शुरू कर दिए, लोगों ने नकली नोट बना दिए, लोगों ने नकली नोट छापने शुरू करे, छापने शुरू करे, लोगों ने नकली नोट छापने शुरू किए। पीपल स्टार्टेड टू प्रिंट फेक करेंसी, पीपल स्टार्टेड टू प्रिंट, पीपल स्टार्टेड टू प्रिंट फेक करेंसी, स्टार्टेड टू प्रिंट फेक करेंसी, फेक करेंसी, स्टार्टेड टू प्रिंट फेक करेंसी, लोगों ने फेक करेंसी बनानी शुरू कर दी, राइट। अब और ज्यादा दिक्कत आ गई यार, पहले तो केवल सैनिकों के पास एक्स्ट्रा मनी था, अब तो पूरी राज्य के पास एक्स्ट्रा मनी हो गया। इस चीज को निपटने का तरीका क्या है, मार्केट में अगर महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई क्या करता है, सर मार्केट में अगर महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई बना देता है रेपो रेट, ठीक है याद रखना। तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसे आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो इसने भी टैक्स रेट बढ़ा दिया, इसने भी दोआब का टैक्स रेट बढ़ा दिया, यह भी इसका विवादास्पद निर्णय था। तो इसने काम क्या काम किया, इसने दोआब क्षेत्र का टैक्स 50% बढ़ा दिया, दोआब क्षेत्र का टैक्स 50% बढ़ा दिया, क्षेत्र का कर, दोआब क्षेत्र का कर 50% प्लस कर दिया, 50% बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। यार बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि इसने दोआब के टैक्स को कितना बढ़ाया, 50% बढ़ा दिया गया है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, ठीक है चलिए। अब ये बड़ी ही अच्छी बात आपको यहां देखने को मिलती है कि जो दोआब का एरिया था, एरिया ऑफ गंगा एंड यमुना, एरिया ऑफ गंगा एंड यमुना, यमुना एरिया ऑफ गंगा एंड यमुना फेज्ड 50% हाइक इन, फेज्ड 50% हाइक इन, परसेंट हाइक इन टैक्स। अब अगर 50% कर बढ़ा दिया जाएगा तो भाई लोगों को तो दिक्कत आ जाएगी, वही दोआब भूमि थी। अब यही तो दिक्कत आई है सारी, लेकिन भगवान ने इसका साथ नहीं दिया, इसी साल अकाल पड़ गया, तो लोगों के पास पैसे के लिए धन एकत्रित ही नहीं हो पाया। अब सीधा लिखेंगे इसी वर्ष अकाल पड़ जाता है, इसी वर्ष अकाल पड़ जाता है, इसी साल अकाल पड़ गया, तो आप सीधा याद रखेंगे इसी वर्ष अकाल पड़ जाता है, इसी वर्ष अकाल पड़ा, इसी वर्ष अकाल पड़ा। फेमाइन हिट दिस ईयर, तो फेमाइन इसी साल पड़ता है, फेमाइन हिट दिस ईयर, फेमाइन हिट दिस ईयर, इसी वर्ष अकाल पड़ गया, तो भगवान भी इसके साथ नहीं है, ठीक है। तो अब अगली परिस्थिति में अगले पेज पर समझेंगे। इसने घोषणा करी थी यहां पर, इसने यहां पर घोषणा करी थी कि मैं लोगों से कर तो लेके रहूंगा, भले ही उसके लिए मुझे राजधानी परिवर्तित करनी पड़े। तो कहा जाता है वो पहला मूर्ख राजा कौन था जो लोगों से कर प्राप्त करने के लिए अपनी राजधानी को परिवर्तित कर लेता है, यही वो गौजू है, ठीक है। तो इसके बारे में नोट करना शुरू करेंगे आप। अच्छा एक और बात मैं आपको समझाऊं, क्या आपको लगता है कि ये जो यूपी एसआई का एग्जाम होता है या यूपी पुलिस का एग्जाम होता है कि इसमें कोई दिक्कतें नहीं होती, ठीक है। तो अभी अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो लोगों से कर प्राप्त करने के लिए अपनी राजधानी को भी हस्तांतरित कर देगा, ये फोर्थ पॉइंटर है। इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी, कैपिटल शिफ्ट कर दी इसने। अब ये जो कैपिटल इसने शिफ्ट करी है, राजधानी हस्तांतरित करी है, वो कहां पर करी है सर, ये इसने दिल्ली से किधर कर दी है सर, ये पहले था दिल्ली में और दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया इसने दौलताबाद देवगिरी में, दौलताबाद में कर दिया। दौलताबाद कहां है, देवगिरी महाराष्ट्र में, दौलताबाद कहां है, देवगिरी महाराष्ट्र में है, यहीं पर कैपिटल इसने शिफ्ट करी है, ठीक है याद रखना। तो यहीं पर दिक्कतें होती हैं, समझ में आई, ठीक है चलिए। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने कैपिटल अपनी कहां से कहां शिफ्ट करी है, दैट शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, दौलताबाद इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया है, दिल्ली से दौलताबाद इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया है, ठीक है याद रखेंगे जी हाँ बिल्कुल। दूसरा हम बात करते हैं आगे, आप समझिएगा, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ये लो भाई। अब इधर देखो, दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करा, दिस इज एमएच गाड़ी नंबर, मतलब हॉलीवुड बॉलीवुड का क्षेत्र है। तो दूसरी बात हमें यहाँ पता लगी, यहाँ का वातावरण इसे पसंद नहीं आया, कि मौसम यहाँ का पसंद नहीं आता है, यहाँ का वातावरण एमबीडी को पसंद नहीं है, वातावरण एमबीडी को पसंद नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक को पसंद नहीं, तो वो वापस लौट गया, पसंद नहीं, वह वापस लौट गया, वह वापस लौट गया, वापस लौट गया, रिटर्न हो जाएगा तुरंत, ही रिटर्न्ड, ही रिटर्न्ड, ठीक है याद रखना। तो भाई मौसम नहीं जमा भाई को, तो भाई वापस लौट गया, ठीक है चलो। तो सिंपल सा हमें पता लगता है कि यहाँ का वातावरण एमबीडी को पसंद नहीं आता है, वो वापस लौट जाता है, रिटर्न। और इसी वजह से ठीक है ही रिटर्न, तो ये भी प्लान फ्लॉप हो गया, रिटर्न। तो ये भी प्लान क्या रहा सर, दिस प्लान अगेन फेल्ड, ये प्लान भी इसका फेल फ्लॉप हो जाता है। अब यहां से मामला बनना शुरू होता है, यहां से मामला बनना शुरू होता है। बताइए सर मामला कैसा बनेगा। देखो यार इसके बाद ये पांचवा प्लान आता है, इसने सोचा खुरासान तो फेल हो गया, ट्राई करता हूं कि कराचिल को बचा पाऊं, तो ये कराचिल को बचाने का सोचता है, ठीक है चलो। तो अब यहां पे हम बात करते हैं कराचिल के बारे में, कराचिल के बारे में हम बात करते हैं, कराचिल के बारे में हम बात करते हैं, कराचिल, ठीक है कराचिल की बात करते हैं। ये कहां पे है सर, ये हिमालय की तलहटी की पहाड़ी में है, हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, हिमाचल क्षेत्र है ये, हिमाचल क्षेत्र है ये, और ये प्लान भी हिमाचल क्षेत्र है कराचिल। अब यहां पर ये अभियान करने का सोचता है, लेकिन बर्फ के कारण ये भी फ्लॉप रहा, बर्फ के कारण ये भी फ्लॉप रहा, ठंडे मौसम और बर्फ के कारण यह अभियान भी विफल, ठंडे वातावरण प्लस बर्फ के कारण
प्लस बर्फ के कारण, प्लस बर्फ के कारण यह वातावरण भी, यह वातावरण भी ध्वस्त हो गया, ध्वस्त हो गया। यह अभियान भी ध्वस्त हो गया, अभियान भी ध्वस्त हो गया, यह अभियान भी ध्वस्त हो गया, ध्वस्त हो गया, ध्वस्त हो गया। ये पूरा का पूरा कोल्ड टेम्परेचर की वजह से एंड आइस की वजह से, कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर एंड आइस लीड टू अनसक्सेस ऑफ, लीड टू अनसक्सेस ऑफ एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन, अनसक्सेस ऑफ एक्सपीडिशन। कि भाई ये वातावरण का पूरा मामला ये भी आपका ठप्प पड़ जाता है। बात आई समझ में? ठीक है, याद रखना। यूके तिब्बत बॉर्डर पे, हाँ उत्तराखंड तिब्बत बॉर्डर पे, चाहो तो वो लिख लो, हिमाचल क्षेत्र बात कर रहा हूँ, हिमालयन एरिया है ये। क्या बोलते हो? माउस पकड़ाइए जरा एक बार, हाथ क्या आ गया? ठीक है, याद रखिएगा। कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है, सीधे तौर पर आप याद रखेंगे। ठीक है सर। अभी अपन मतलब मैंने क्या बताया आपको, आपको मैंने सारे 5 वो आपको कारण बताया जिस वजह से पूरा मामला फ्लॉप हो सकता था, राइट? ठीक है सर। लेकिन ये याद करने के तरीके से मैंने आपको बताया। अब मैं इनका वर्ष बता देता हूं कौन सा कब हुआ है। जैसे ये तो होता है 1327 में, ये होता है 1333 में, ये होता है 1332 में, ये 1327 में ही होता है, ये भी 1327 में ही होता है। तो कुल मिलाकर इसके द्वारा किए गए काम कुछ इसी प्रकार से चले हैं। थोड़ा इसके बारे में आप याद रख पाएंगे। हालांकि हमें पता लगता है कि इसके सारे प्लान फ्लॉप होते हैं, इसी कारण से लोगों ने इसको कभी पसंद नहीं किया। इवन अकबर के काल में भी जब इसके बारे में किताबें लिखी गई हैं तब भी इसको मूर्ख ही बताया गया है। अब हम बात करते हैं इसका अंतिम समय कैसे आता है। डेथ ऑफ एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई है। ये सिंध नामक स्थान पर गया था। डेथ ऑफ एमबीटी, डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई है। देखो सर, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बारे में अगर मैं बताऊं तो 1351 में हुई है। अब वो कैसे हुई है सर? ये सिंध में गया हुआ था, ठट्टा सिंध में गया था, ठट्टा सिंध में गया था, ठट्टा सिंध में गर्म वातावरण के कारण मृत्यु, गर्म मौसम से मृत्यु हो गई, से मृत्यु हो गई। तो इसका सक्सेसर कौन बना? इसका चचेरा भाई। इसका सक्सेसर कौन बना? इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। तो इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका सक्सेसर की बात करते हैं। सक्सेसर का मतलब हुआ इसका उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तराधिकारी कौन बना? सर इसका जो उत्तराधिकारी बनता है उस उत्तराधिकारी के बारे में समझना, वो कौन बनता है। इसका उत्तराधिकारी केवल एक ही व्यक्ति है जिसके बारे में आप याद रखेंगे जो इसका उत्तराधिकारी बना है, वो कोई और नहीं, कोई और नहीं बल्कि इसका चचेरा भाई, चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है। क्योंकि इसका कोई बेटा नहीं था जो इस लेवल का हो, तो फिरोज शाह तुगलक को यहां पे रूलर बना दिया गया। ठीक है। बदायूनी के द्वारा कहा गया था इसकी मृत्यु पर कि आखिरकार इसको लोगों से मुक्ति मिली और लोगों को इससे। बदायूनी का एक स्टेटमेंट आता है, बदायूनी, बदायूनी एक पुरुष राइटर है। बदायूनी बुलंदशहर से था, बुलंदशहर हमारा बुलंदशहर जहां से मैं बिलोंग करता हूं, बदायूनी वहीं से था, बट ये अकबर के काल का है। ठीक है, ये अकबर कालीन है, अकबर के काल का, ये बुलंदशहर से है, अकबर कालीन है ये। तो इसने कहा था कि प्रजा को राजा से मुक्ति मिली, प्रजा को राजा से मुक्ति मिली, मुक्ति मिली, राजा से मुक्ति मिली, और राजा को प्रजा से, और राजा को प्रजा से, या राजा को प्रजा से। ये तक भी इसमें लिखा हुआ है कि भाई आखिरकार प्रजा को राजा से मुक्ति मिली और राजा को प्रजा से। ये चीज आपकी यहां पर लिखी हुई है। बदायूनी बुलंदशहर से था, जी हाँ। ऑनलाइन देखो, मेजर ऑनलाइन के टीचर बुलंदशहर से हैं, ये सच बात है। मेजर ऑनलाइन के टीचर अपन बुलंदशहर से हैं, बरण से था। बरण हरियाणा में बरण कहते हैं अच्छी जगह को, ठीक है, याद रखना। हाँ भाई, हाँ संजीव भाई भी वहीं से हैं, बिल्कुल। आप ये कह सकते हैं कि जो बुलंदशहर है इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज पालना ऑफ टीचर्स है ये, ठीक है। मैं भी बुलंदशहर से, बहुत सारे यार बुलंदशहर से। हाँ मैं आपका अपना हूं, बट ये बात है। आगे अपन चलते हैं, आगे अगर आप देख चुके हैं तो अभी हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। उससे पहले मैं फाइल इंसर्ट कर लेता हूं सो दैट कि थोड़ा और भी चीजें आपको थोड़ी सी मैं बताता चलूं। फिरोज शाह तुगलक को देख लेते हैं। ये रही फाइल। ठीक है, बाकी बताइए भाई आप कैसे कर रहे हो आजकल, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, मैटर पूरा खुल के खेल पा रहे हो नहीं खेल पा रहे हो, दिक्कत आ रही है तो कहाँ आ रही है। फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल लिखेंगे आप 1351 से 1388, 1351 टू 88 हेडिंग डाल लीजिए। 1351 से 88 पूरी हेडिंग आपकी होनी चाहिए। 2-4 पेज भैया उड़ा देता हूँ, थोड़े बहुत अलग फैक्ट हैं वो आप भी जान पाएंगे, थोड़ा आपको भी मजा आएगा कि सर आपको भी इसमें मजा आना चाहिए भाई। ठीक है, याद रखिएगा। इसके मैंने 5 विवादास्पद निर्णय आपको बता दिए हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, कराची अभियान, द्वार में कर वृद्धि, इसके 5 विवादास्पद निर्णय हैं। ठीक है, याद रखना। इसके बाद मैं बता ही चुका हूं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने और भी विद्रोह करे थे। अच्छा ये भी याद रखना थोड़ा सा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही, इससे पहले आप इसके बारे में बात आगे बढ़ाओ, इसके बारे में याद रखना कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक आंतरिक विद्रोह इसी के समय में हुए थे। इसके शासनकाल में ही दक्षिण भारत में 2 नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। तो यह बहमनी एम्पायर जो था 1347, ये भी इसी के समय में बना, और विजयनगर एम्पायर 1336 भी इसी के समय में बना। ये किसने बनाया? हरिहर एंड बुक्का ने बनाया था, हरिहर एंड बुक्का ने बनाया ये, प्लस बुक्का, ये 2 भाई हैं। और बहमनी जो बनाया था अलाउद्दीन बहमन शाह ने बनाया था, ये अलाउद्दीन बहमन शाह ने बनाया, इसी के समय में बनाया था। दूसरा धार्मिक सहिष्णु, ये सूफी संतों का बहुत सम्मान करता था। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे पर गया था। ये सवाल अभी रिसेंटली पूछा गया, एसएससी सीजीएल 2025 की परीक्षा में पूछा गया था। इससे पहले यह उत्तर प्रदेश के पीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि सलार मसूद के मकबरे पर जाने वाला पहला सुल्तान कौन सा था। इवन एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में भी पूछा जा चुका है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में भी, एनटीपीसी सीबीटी1 ग्रेजुएट लेवल 25 में भी पूछा जा चुका है कि पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो किसी सूफी संत के मकबरे पर गया था। तो आपको पता लगेगा वहां से कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला पहला व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक है।
ठीक है, याद रखना। दूसरा हम बात करते हैं इसकी योग्यता के आधार पर निम्न जाति के लोगों अजीत कुमार नाई रसोइये को उच्च पद पर नियुक्त किया गया। दिल्ली में बेगमपुर मस्जिद का निर्माण इसने कराया था। बेगमपुर, दिल्ली में बेगमपुर नाम की एक मस्जिद है जो इसी ने बनवाई थी। एक बार आप याद रखते हैं बेगमपुर एरिया भी है। आगे 20 मार्च 1351 में ठट्टा सिंध में मृत्यु हो गई। इस पर बर्नी ने भी कहा था अंत लोगों को उससे और उससे लोगों से मुक्ति मिल गई। ये बर्नी ने कहा था, जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक है लाडले, थोड़ा सा याद रखना जियाउद्दीन बर्नी के बारे में भी। ये किसने कहा था? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। चेतन क्रिकेट 685, मैं कोशिश करता हूं आपकी चीजों को थोड़ा करता हूं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना 8923395887 पर, उतना पर्याप्त होगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रखना। होली मनाने वाला पहला संजू, काम डाउन भाई। रियल नेम क्या था? कमालुद्दीन फिरोज। ये इसका रियल नेम है। इसका जो रियल नेम है वो कमालुद्दीन फिरोज था। वो नाम क्या है इसका रियल नेम? कमालुद्दीन। कमालुद्दीन फिरोज इसका रियल नेम है। कमालुद्दीन फिरोज इसका रियल नेम हो जाएगा। इसका 2 बार राज्याभिषेक हो चुका है, 1351 में ठट्टा सिंध में और फिर अगस्त में दिल्ली में हो चुका था। वजीर जो था उसका नाम मलिक मकबूल था। मूल रूप से एक ब्राह्मण कुन्नू नाम का वो व्यक्ति हुआ करता था। कुन्नू तो सुना होगा ना आपने नाम, बहुत सारे मतलब आजकल लड़कियों के नाम भी कुन्नू होने लगे हैं, तो ये ऐसा ही मान लीजिए। वैसे इसका नाम मकबूल, याद है मकबूल? थोड़ा तो याद आया होगा। मकबूल का नाम तो आपने सुना होगा। जी हाँ सर, मकबूल का नाम तो हमने सुना है। तो ठीक उसी प्रकार से आप याद रखना कि इसके वजीर का नाम था मकबूल। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे कि जो इसका मिनिस्टर था या इसका वजीर था उसका नाम मकबूल था। जो इसका वजीर था, वजीर का नाम था मलिक मकबूल। मलिक मकबूल जो एक हिंदू था, मलिक मकबूल। एक और बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित जानकारी के लिए हमें किताब देखने को मिलती है। इससे रिलेटेड जानकारी मैं बताता हूँ। इससे संबंधित जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? संबंधित जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलेंगे? इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? देखो इसने किताब लिखी थी, इसकी ऑटोबायोग्राफी है फुतुहात फिरोज शाही। इसकी ऑटोबायोग्राफी है फुतुहात फिरोज शाही। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? फुतुहात फिरोज शाही। फुतुहात फिरोज शाही इसकी ऑटोबायोग्राफी है। अच्छा, इसकी बायोग्राफी का नाम क्या है? तारीख ए फिरोज शाही, इसकी बायोग्राफी है। ठीक है, चलो। तो अगर हम बात करते हैं कि इसकी एक बायोग्राफी भी है, वो किसने लिखी है? तो इसी से संबंधित जानकारी का स्रोत आपकी एक किताब है जो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। जियाउद्दीन बर्नी ने भी किताब लिखी है एक। जियाउद्दीन बर्नी, तो जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सी लिखी? तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही लिखी गई है। उसमें भी इसके बारे में काफी जानकारी मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। इवन अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वो भी आप समझिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किसानों को बांटे गए तकवी ऋण को पूर्णतः माफ कर दिया। प्रशासन में शरीयत के नियमों का कड़ाई से पालन किया। तो इसका जो कानून था वह बड़े रईस लोगों को खुश करने के लिए था। दूसरा इसका जो कारण था, जो ये शासन करता था वह इस्लामिक धर्म के अकॉर्डिंग करता था। तो हिज रूल वाज अकॉर्डिंग टू द इस्लाम। तो मैं आपको बताना चाहूंगा हिज रूल वाज अकॉर्डिंग टू इस्लाम। हिज रूल वाज टू प्लीज प्लीज रिच सोसाइटी एंड अकॉर्डिंग सरियत एंड अकॉर्डिंग सरियत सरियत। अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कि इसका जो हिज रूल जो था, इसका जो काम था, हिज रूल वाज टू प्लीज रिच सोसाइटी। जो अमीर वर्ग होता है ना उसको खुश करने के लिए इसका शासन होता था। इसने शासन ही इसलिए किया था ताकि अमीर लोगों को खुश कर पाए। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, याद रखना। हाँ भाई चेतन भाई, तो ये बात आपको समझ में आती है। मैंने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। इसने टकावी पर पूरा का पूरा ऋण माफ कर दिया था। और क्योंकि इसने जो शासन किया है वो एक अमीर वर्ग को खुश करने के लिए किया है, तो जैसे ही इसकी मृत्यु होती है, इसकी मृत्यु के बाद ये पूरा शासन समाप्त होता चला गया। यार ये वाली शर्ट यूएसपीए की है। हाँ यूएसपीए, यूएसपीए की है भाई पंडित। हम्म। हाँ सस्ती सी है क्योंकि ये ऐसी मिल गई थी। सड़क पे लेके कोई बेच रहा था, कह रहा था कि ऐसे ऐसे, मैं ला भैया दे दे। तो अपने यहाँ 250 रुपये की ले लिया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। लीजिए, अभी अपन बात करते हैं कि इसने क्या काम करा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसने 24 प्रकार के कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 इस्लामिक कर लागू कर दिए। इसने क्या काम करा? इसने 24 टैक्सों को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया था। ये भी याद रखना। पहला है खराज, खराज टैक्स पहला है। दूसरा टैक्स है खम्श, खराज खम्श। अगला टैक्स है जजिया और एक है जक़ात। जजिया और एक है जक़ात, और एक है जक़ात, और अगला है जक़ात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। खराज, खम्स, जजिया, जक़ात, ये टैक्स आपके हो जाएंगे। ठीक बात है, ओके सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्यों होते हैं? ये जैसे खम्स जो होता है, खम्स तो सर लूट टैक्स होता है, और सर जो खराज होता है ये लैंड रेवेन्यू टैक्स होता है। ठीक है, याद रखना। और जजिया होता है ब्राह्मणों पर लगाया जाता है। ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है, मतलब जजिया को पहली बार किसने लगाया? पहली बार तो वैसे अगर हम बात करते हैं, पहली बार जो लगाया था वो किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। कासिम ने लगाया था। लेकिन भाई कमाल की बात आती है कि ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला, ना केवल ब्राह्मणों पर प्लस ब्राह्मणों पर प्लस महिलाओं पर, विकलांगों पर, महिलाओं प्लस विकलांगों पर भी इसने लगा दिया था। विकलांगों पर मतलब हर किसी पर कर लगाने वाला, जजिया लगाने वाला पहला राजा कौन बना था? तो हर किसी पर जजिया लगाने वाला पहला राजा यही बना था। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, हक ए शर्ब, जिन स्थानों पर नहरों से सिंचाई होती थी वहां उपज का 1/10 भाग सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था, तो उसको हक ए शर्ब का नाम दिया गया। तो जो हक ए शर्ब है, हक ए शर्ब है, वो आपको यहां देखने को मिलता है, हक ए शर्ब। अगला है इतलाकनामा, वजाहती व्यवस्था। सैन्य पद और एकता व्यवस्था को इसने हेरिडिटरी बना दिया, तो इसको इतलाकनामा बोलते हैं। इतलाकनामा बोलते हैं इसको। इसी को वजाहतदारी भी बोलते हैं। तो इसमें सैनिकों को वेतन के बदले भूमि का राजस्व हिस्सा दिया जाता था, जिससे वे वजाहत कहलाते थे। इसी व्यवस्था ने सुल्तान के पद का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया।
हाँ भाई, क्या कह रहे हो, आवाज गई? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लो भाई, अभी ठीक है, आवाज आ रही है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इसने और क्या काम करे हैं। देखिए सर, इसने क्या काम करा है, इसने कई सारी चीजें बनाई हैं। जैसे हम बात करते हैं कि सर फिरोज शाह तुगलक ने जन कल्याणकारी सुधार, इसके द्वारा कई सारे डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखना। तो आप इसको भी याद रखना, वेलफेयर वेलफेयर डिपार्टमेंट्स एस्टैब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। वेलफेयर डिपार्टमेंट्स, वेलफेयर डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंट स्टार्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक, स्टार्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ऐसे डिपार्टमेंट जो फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट करे। पहला दीवान बंदगान, इसमें दासों की संख्या 1,80,000 थी, जिनकी देखभाल के लिए विभाग बनाया गया था। तो इसको याद रखेंगे, दीवान बंदगान। बंदगान, सबसे ज्यादा हिंदू दास इसी के पास थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू स्लेव्स वो इसी के पास थे। सबसे ज्यादा हिंदू दास इसी के पास थे। याद रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू स्लेव, मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू स्लेव, नंबर ऑफ हिंदू स्लेव्स, स्लेव्स इन्हीं के पास थे। दारुल शफा एक मुफ्त सरकारी अस्पताल, क्लिनिक यूनिट थी। दारुल शफा एक क्लिनिक यूनिट है। ये एक तरीके से देखा जाए तो क्लिनिकल यूनिट आपको यहां देखने को मिली है। क्लिनिकल यूनिट आपको देखने को मिली है। दीवाने खैरात, गरीब और अनाथों की मदद के लिए, दान के लिए दीवाने खैरात था। दीवाने खैरात, इसको बोला गया है दीवान ए खैरात। क्या बोला गया है इसको? दीवाने खैरात बोला गया है। ठीक है, याद रखना। दूसरा दीवाने इश्तियाक, ये पेंशन डिपार्टमेंट था। दीवाने इश्तियाक, इश्तिहाक ये पेंशन के लिए था। दैट वाज फॉर पेंशन। रोजगार दफ्तर, बेरोजगार युवा जो भी है यहाँ पंजीकरण करा के यह आकर यहाँ पर हिसाब किताब करा सकते हैं, अपने लिए एक ना रोजगार भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको एक अलग ही लेवल पर जाना जाता था कि ये खिलाड़ी आदमी था। सीधे तौर पे याद रखना, ये रोजगार दफ्तर रहा है इसका। दैट वाज नोन एज रोजगार दफ्तर। रोजगार दफ्तर इसका रहा है, जो बेरोजगारों के लिए था। शोहरत आम, लोक निर्माण विभाग, भवनों का निर्माण करते थे। सरकारी भवनों का निर्माण करने के लिए, छोटे छोटे भवन बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग भी इसने बनाया था, जिसको शोहरत आम कहा जाता था। शोहरत शोहरत आम, शोहरत आम इसने बनाया था। अब आप समझ पाए होंगे कि इसने शोहरत आम भी बनवाया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन बोल सकते हैं दीवाने खैरात। एसएससी में एक सवाल आता है कि दीवाने खैरात में केवल या तो मुस्लिम जा सकते हैं, और हिंदू अगर जाएंगे तो केवल महिला जा सकती है, वो भी विधवा। यहां पर पूछा गया था दीवाने खैरात ही जो था वो हिंदू विधवाओं के लिए था। हिंदू विधवा ही इसमें जा सकती हैं, हिंदू विधवा स्लैश ओनली मुस्लिम ही इसमें जा सकते हैं, या कोई मुस्लिम ही इसमें जा सकता है दान प्राप्ति के लिए। या तो हिंदू महिलाएं जाएंगी या विधवा जाएंगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि यह गरीब लोगों से मतलब नहीं रखता, अमीर लोगों को खुश करना चाहता है। ठीक है, याद रखना। तो इसके काम है ये। बात है समझ में? जी सर, स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Mummy incoming call. आगे बढ़ते हैं, लीजिए। फिरोज शाह तुगलक ने और भी कुछ आक्रमण किए हैं, बातों को समझा है, वो समझेंगे हम। अब नगर निर्माण, इसने 300 से अधिक नए शहर बसाए हैं। 300 से अधिक शहर इसने बसाए हैं। हाँ अपूर्वी, डिकोड विद राणा पर अगली वीडियो यूपीएसआई पर है, जो आ रही है। सर ऐप में जैसे पीडीएफ डाली पॉलिटी की, वैसे इको की डलवा दो। ठीक है, बोलो आप एक काम करना, कॉन्टैक्ट कर लेना मेरी वाली टीम से, वो आपको पर्सनल भेज देगी। नगर निर्माण की हम बात करते हैं, 300 से अधिक नए शहर बनवाए थे, जैसे जौनपुर अपने भाई की याद में, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, दिल्ली का फिरोज शाह कोटला। तो अगर हम बात करते हैं पहला, दूसरा, तीसरा हिसार फिरोजा था ये, चौथा, ठीक है, पांचवा, और फिरोजपुर आपने देखा, पंजाब का फिरोजपुर भी जरूरी है। फिरोजपुर पंजाब, फिरोजपुर पंजाब आपको देखने को मिलेगा। पूछा जाता है बहुत बार, इसने फतेहाबाद किसकी याद में बनवाया था? अपने बेटे फतेह खान की याद में। इन मेमोरी ऑफ सन, इन मेमोरी ऑफ सन फतेह फतेह खान, इन मेमोरी ऑफ सन फतेह खान, फतेह खान Mummy incoming call. की याद में बनवाया था। इसका सन है, इसका बेटा है फतेह, उसकी याद में बनवाया था। अशोक के दो स्तंभ हैं, ये दिल्ली लाया था। टोपरा, पहला तो स्तंभ इसका है टोपरा को भी दिल्ली इसके द्वारा लाया था, इसको स्वर्ण स्तंभ कहा जाता था। और दूसरा मेरठ है, छोटी लाट का था। तो टोपर है, टोपरा जो हरियाणा में था, ये कहा था अंबाले में था, ये अंबाला हरियाणा में था। ये कहा था अंबाला हरियाणा में, अंबाला हरियाणा में था, दिल्ली लाया। दूसरा मेरठ यूपी में था, इसको भी दिल्ली लाया गया। इसने जहां तेलंगानी का मकबरा, इसने दिल्ली का पहला अष्टकोणीय ऑक्टागोनल मकबरा बनाया था, जो इसी के समय बना। आधा और भिख नाम के चांदी सिक्के इसने चलवाए थे। खाने जहां तेलंगानी इसने बनाया था। ठीक, आगे हम बात करते हैं अनुवाद विभाग बनाया, जहां ज्वालामुखी मंदिर नगरकोट से लूटी गई 1300 संस्कृत किताबों को फांसी अनुवाद किया गया। जैसे दलाए आहीन करवाया गया था, महिलाओं के दरगाह जाने पर प्रतिबंध लगाया, और जगन्नाथ में ज्वालामुखी जैसे मंदिरों को इसने तोड़ा था। इसने उपाधि ली थी बुच्चिकन, और ये इसने तभी तोड़ा था जब वहां के मुस्लिमों ने कहा था। इसने यहाँ दलायत फिरोजी नाम की किताब भी बनाई थी, जो इन्हीं का ट्रांसलेशन था। 300 बुक्स का ट्रांसलेशन इसने कराया, 1300 बुक्स का ट्रांसलेशन कराया था, ट्रांसलेट इसने कराया था। इसको क्या कहा गया था? दलायत फिरोजी, जिसको दलायत फिरोजी कहा गया था, जिसको दलायत फिरोजी कहा गया था। तो ये इसके बारे में होने वाली प्रमुख बातें हैं। ठीक है, याद रखना। फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा राजा बना जो अपनी उम्र से मरा था। कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, उम्र हो चुकी थी इसलिए मर गया था। ठीक है, तो याद रखना। और सीधा आप याद रखेंगे, इसके बाद 1388 में इसकी डेथ होती है, डेथ होती है। अब इसकी डेथ की आगे की कहानी हम कल देखेंगे। ठीक है, चलिए। ये मंदिर कहां पड़ता है, कौन सा भाई? जगन्नाथपुरी मंदिर जो पड़ता है, यह मंदिर पड़ता है उड़ीसा में। ज्वालामुखी मंदिर पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। इस क्लास की रिकॉर्डिंग केवल आपको हमारे बैच में दिखाई पड़ती है, लाइव हमारे विशेष छात्रों के लिए है। चलो अभी अपन कल मिलते हैं, अच्छे से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो।
जय हिंद, वंदे मातरम।